हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के साल पेपर की कड़ी में अगला पार्ट देखते हैं। पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के 73 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि 2018 का पेपर है। आज हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। किनले हैवीसाइड परत ई परत के निर्माण के लिए सौर अल्ट्रावायलेट फोटॉन किससे प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में ई परत बनने के लिए जो आपके सौरमंडल से आने वाली तरंगे हैं वो किससे प्रतिक्रिया करती हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन अणु। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं ई परत क्या है। तो ई परत क्या है, ये आयन मंडल का एक क्षेत्र होता है जो लगभग पृथ्वी से 90 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगों की मध्यम आवृत्ति जो आपकी मीडियम रेंज होती है वो क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्यावसायिक श्रमिक किस कलर के रंग से पहचाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक श्रमिक, तो इसमें जो आपका सही आंसर है ये आपका है सफ़ेद कलर। ठीक है, क्योंकि देखिए सफ़ेद कलर व्यवसाय करने वाले जो व्यवसायी होते हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों उसी सफ़ेद रंग के कपड़े से ही इनको सफ़ेद कलर कहा जाता है। बात की जाए नीला कलर की, नीला कलर जो होता है ये शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के लिए होता है, जो आपके कुशल व्यापारी नौकरियों में संलग्न होते हैं उनके लिए है। ठीक है, जो आपका लाल कलर है, लाल कलर आमतौर पर सरकारी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होती है। ठीक है, गुलाबी कलर जो है ये उन लोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो देखभाल उन्मुखों या सेवा वाले क्षेत्र में काम करते हों। ठीक है, जैसे नर्सिंग वाले क्षेत्र में हो गया, शिक्षण वाले क्षेत्र में हो गया, सचिवीय कार्यालय में हो गया। ठीक है, इन सब कार्यों में कार्य करने वाले लोगों के लिए गुलाबी कलर शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके भूतुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन की विधि तैयार की। ठीक है, तो सर्वप्रथम फसल संयोजन की जो विधि है वो वीवर ने तैयार की, उसके बाद रफीउल्लाह ने, फिर द्विवेदी ने। नेल्सन का संबंध फसल संयोजन विधि से नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, भूगोल में आदर्शवाद की वकालत निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, इसमें जो आदर्शवाद की वकालत है, आदर्शवाद की वकालत गुल्के ने किया है। ठीक है, वहीं जो आपके गिलबर्ट हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य अध्ययनों में से जुड़े हुए हैं। जो आपके सैमुअल्स हैं ये मानवतावादी भूगोल से जुड़े हुए हैं। जो आपके पोकॉक हैं, ठीक है, ये भौगोलिक विचारों के ऐतिहासिक एवं बौद्धिक विकास से संबंध रखते हैं। अब बात की जाए आदर्शवाद कहते किसे हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद वह है जो भौतिक स्थानों की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर मानव धारणा, अनुभवों और व्याख्याओं पर जोर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड सिटी हाइपोथेसिस किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इनसे आप लोग परिचित होंगे कि जॉन फ्राइडमैन ने ही क्या किया है, वर्ड सिटी हाइपोथेसिस की परिकल्पना की है। ठीक है, जब ये अपना कोर पेरीफेरी मॉडल देते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, कोर स्थानों की विशेषता निर्धारित करते हैं। कोर जो उसका केंद्रीय शहर होता है, ठीक है, उस केंद्रीय शहर को स्थापित करते हैं। उसी में ये कहते हैं कि यदि पूरे विश्व को लिए लिया जाए तो उसके लिए एक ऐसी सिटी होगी जो वर्ल्ड सिटी के रूप में स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली को संदर्भित करता है। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, इसमें देखिए माल की प्रत्यक्ष विनिमय, माल का मतलब ही क्या है, वस्तु। यहाँ से अब अगर आप इंग्लिश वाले में से देखें, गुड्स, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जैसे आप दाल के बदले चावल या चावल के बदले दाल, चावल के बदले गेहूँ। ठीक है, इस प्रकार अगर आप लेते हैं तो क्या है, वस्तु विनिमय है। ठीक, तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ए है। धन के साथ वस्तुओं का विनिमय, ये तो वर्तमान समय में चल ही रहा है।
सोने के साथ वस्तुओं का विनिमय, ये स्वर्ण विनिमय था पहले के समय में। जानवरों के साथ वस्तुओं का विनिमय, इसमें गाय के साथ वस्तुओं का विनिमय किया जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो ये क्या है, जानवरों के साथ वस्तु विनिमय ऋग्वैदिक काल की है। सोने के साथ वस्तु विनिमय ये आपका मध्यकाल की स्थिति है। धन के साथ वस्तु विनिमय वर्तमान स्थिति है। और माल के प्रत्यक्ष विनिमय में क्या है, ये आज़ादी के पहले की स्थिति है, जहाँ पर लोग वस्तुओं के बदले वस्तुओं को लेन देन करते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकिंडर ने किस प्रोजेक्शन पर हार्टलैंड को चित्रित किया था जिससे उत्तर में असीमित बर्फ दिखाई देता है, ठीक है। तो जो मैकिंडर ने प्रयोग किया है वो आपका है मर्केटर प्रक्षेप, ठीक है। मर्केटर प्रोजेक्शन का प्रयोग किया इन्होंने। और ये क्या करता है, ये एक प्रकार का बेलनाकार मानचित्र प्रक्षेप है जिसे 1569 में, ठीक है, गेरार्डस मर्केटर ने बनाया था, ठीक है। इन्होंने इसको बनाया, इन्हीं के नाम पर इसका नाम मर्केटर प्रक्षेप पड़ा। और ये क्या एक प्रकार का बेलनाकार प्रक्षेप है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर किसका एक उदाहरण है, ठीक है। बताइए, सैटेलाइट टाउन, एस सिटी, एक्सक्लेव, प्रमुख शहर, इसमें कौन सा सही है। इसमें जो आपका शहर सही है वो क्या है, प्रमुख शहर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ठीक है। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के लिए एक प्रमुख शहर है जिसे प्राइमेट सिटी भी कहा जाता है, ठीक। तो प्राइमेट सिटी का मतलब क्या है, ये उस राज्य का एक प्रमुख नगर है जहाँ से सभी लोग आकर एकत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में कहाँ शामिल होती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो तीस्ता के साथ प्रवेश मिलती है और वहाँ पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो जो आपके विशाल मरुस्थल है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, मान लीजिए कोई महाद्वीप है तो यहाँ पर आपका मरुस्थल पाया जा रहा है, डेजर्ट, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, पहला क्या है, व्यापारिक हवाएं, ठीक है। व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये भी क्या है, सही कारक है। क्यों, क्योंकि व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं, जब पूर्व से पश्चिम चलती हैं तो पूरब में महासागरों से आर्द्रता लेती हैं और पश्चिम की ओर जब बढ़ती हैं तो महासागर ये क्या करती है, वर्षा करती हुई जाती हैं और पश्चिम में पहुँचते पहुँचते क्या होती हैं, शुष्क हो जाती हैं, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, एक कारण तो ये है। दूसरा क्या है, वायु गति का नीचे उतरना, ठीक है। इस स्थान पर क्या है, यहाँ पर जो वायु है, यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से चढ़ी है, इस क्षेत्र में क्या है, ये नीचे उतर रही है, ठीक। तो इसके कारण भी क्या है भाई, या यही वाली जो हवा है ये नीचे उतरेंगी तब यहाँ पर आर्द्रता फिर से महासागरों में लगेगी, ये इसका दूसरा कारण है। तीसरा क्या है, ठंडी जलधाराएं। पश्चिमी जो आपके तट हैं यहाँ पर क्या है, नीचे से देखेंगे तो नीचे से, ठीक है, अगर आप देखें कि भूमध्य रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों में तो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर क्या है, ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडी हवाएं जलधाराएं चल रही हैं। और अगर ये भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित है तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों कारण क्या है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन चौथा कारण क्या है, उच्च तापमान और शांत वातावरण, ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसमें आपका सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। किसके स्थान किसका नाम बदल करके क्या किया गया, विश्व व्यापार संगठन किया गया, ठीक है। WTO किसके स्थान पर स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गैट। गैट की स्थापना कब हुई थी, 1947 में, ठीक। 1947 में इसकी स्थापना हुई और 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एपीफाइटिक कहलाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे जीवों पर क्या है, निर्भर है। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, लेकिन ये अपने आसपास के क्षेत्रों से क्या करते हैं, आर्द्रता ले लेंगे, पोषक तत्व ले लेंगे, ठीक है। उन सब पर ये क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एपीफाइटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है।
कनाडा के घास के मैदानों की क्या विशेषता है? ठीक है, कनाडा के घास के मैदान की विशेषता क्या है? इसमें कौन सी स्थिति नहीं पाई जाती? अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है, ये पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। अधिक जनसंख्या, ये भी नहीं है। आबादी विहीन है, ये भी नहीं है। जनसंख्या का अभाव है, ये आपका क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है? जनसंख्या का अभाव। ठीक, तो कनाडा का जो घास के मैदान है वहाँ पर जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? ठीक, खंबात की खाड़ी में नहीं, कच्छ की खाड़ी में नहीं, साबरमती नदी में नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सही उत्तर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लूनी नदी सबसे पहले तो ये कहाँ से निकलती है? अजमेर के पास। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। अजमेर के पास अरावली पर्वत से निकलती है और गिरती कहाँ है? ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि ये किसी भी, ये इसकी विशेषता क्या है कि किसी भी महासागर में नहीं गिरती, बल्कि ये क्या होता है? एक मरुस्थल में, एक दलदल में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस खनिज के लिए खनिज के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये आपका लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये है कहाँ? तो ये ओडिशा में है। ओडिशा का एक प्रमुख क्या है? बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, अगला देखते हैं, कील नहर किससे जोड़ता है? ठीक है, कील नहर किसको जोड़ता है? तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। कील नहर को जर्मन में क्या कहा जाता है? नार्ड ओस्टडी कनाल। इसे जर्मन में नार्ड ओस्टडी कनाल कहा जाता है। ठीक है, किसमें? जर्मन भाषा में। ये उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आकाश नीले रंग का दिखाई क्यों देता है? इसके पीछे कौन सा कारण है? मी प्रकीर्णन और अवर्णात्मक प्रकीर्णन, डगलस प्रकीर्णन और रैले प्रकीर्णन। सही आंसर आपका है रैले प्रकीर्णन। ठीक है, इसमें होता क्या है? जो आपके कण हैं, धूल कण हैं, उसका जो आकार होगा इस पर आने वाली तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उससे छोटा होगा। ठीक है, जब ये छोटा है तो इस पर जो पड़ेगी वो चारों तरफ क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ठीक, फैलने के कारण ये आपका नीला दिखाई देता है। दूसरा क्या है? मी प्रकीर्णन, जिसे माई प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसमें जो कण होते हैं वो आने वाली तरंग दैर्ध्य के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए उतना फैलाव इसमें नहीं होता है, लगभग ये परावर्तित हो जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत इसमें फैलाव होता है। तीसरा क्या है? आवर्णात्मक प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है? जिसे गैर चयनात्मक प्रकीर्णन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो आपके कण हैं वो क्या होते हैं? तरंग दैर्ध्य से काफ़ी बड़े होते हैं, तो इस पर जितनी भी तरंग पड़ती हैं वो क्या होती हैं? वापस चली जाती हैं। ठीक, इस प्रकार जो आपका आकाश के नीले रंग के पीछे का कारण वो क्या है? रैले प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है, कि लेखक कौन है? तो ये है आपके J.A. स्टीयर्स महोदय। इन्होंने ही द अनस्टेबल अर्थ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से विकसित गेहूं और चावल का हाइब्रिड बीज भारत में लाया गया? ठीक है, ये आपका सही आंसर है मेक्सिको और फिलीपींस। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में, ठीक है, बर्फबारी मेक्सिको की सीमा से परे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों में हो रही है। इसका कारण हवाओं के विस्तार से है। तो कौन सी हवाओं का विस्तार है? ठीक है, सबसे पहले बर्फबारी किस हवा में होती है? चिनूक क्या है? एक शुष्क हवा है जो क्या करती है भाई? एक शुष्क हवा जिसके आने से यहाँ पर सारी बर्फबारी समाप्त हो जाए। सांता आना क्या है? ये भी एक प्रकार की शुष्क हवा है जो यूरोप में चलती है। पुर्गा क्या है? ध्रुवीय पवन है जो कहाँ चलती है? रूस में चलती है। अब ब्लिजार्ड ही है जो कहाँ पर चल रही है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में चल रही है। ठीक, ब्लिजार्ड भी उत्तरी अमेरिका में है, चिनूक भी है, लेकिन चिनूक क्या है? आपकी शुष्क हवा है और ब्लिजार्ड क्या है? ये आपकी एक बर्फबारी करने वाली हवा है जिसके साथ बर्फ के कण आपस में क्या होते हैं? तेजी से
तेज हवा के साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्फबारी के में हवा का विस्तार वो क्या है? ब्लिजार्ड। सही आंसर आपका क्या है? ब्लिजार्ड। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बर्गेस के कॉन्सेंट्रिक जोन में तीसरा रिंग किसके कब्जे में है? ठीक है, तो बर्गेस ने समकेंद्रिक सिद्धांत दिया है। समकेंद्रिक सिद्धांत में इन्होंने बताया सबसे पहले क्या है, पहले वाले में CBD है। ठीक, फिर दूसरा है, दूसरे वाले में क्या है आपका? संक्रमण क्षेत्र है। ठीक, फिर तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या है आपका? स्वतंत्र कर्मियों। स्वतंत्र कर्मियों का निवास। ठीक है, चौथे में क्या है आपका? ये उच्च स्तर के निवास हैं। ठीक है, और पांचवा क्या है आपका? पांचवा है ये आपका अभिगमन क्षेत्र। अभिगमन का मतलब ये है एक ऐसे स्थान जहां से लोग क्या करते हैं? CBT तक प्रतिदिन आते जाते हैं। ठीक, तो अब इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा? यह है तीसरे का तीसरा किससे संबंधित है? तो स्वतंत्र श्रमिकों के निवास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। इसमें जलधाराओं को मिलान करना है, कौन सी जलधारा कहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इरमिंगर जलधारा। इरमिंगर कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर, ठीक है, उत्तरी सागर की तरफ प्रवाहित हो रही है। अगुलहास धारा ये हिंद महासागर में प्रवाहित हो रही है। अल्यूसियन धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। और फाकलैंड धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में फाकलैंड द्वीप समूह और अर्जेंटीना के मध्य में प्रवाहित होती है। ठीक, इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या है भाई? इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या है? तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखते हैं 97। CO2 और जलवाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प सामान्यतः तो ये कहाँ पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो इनकी अधिकतम सांद्रता है वो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, या 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो आपका क्षोभ मंडल वाला हिस्सा है। क्षोभ मंडल के ऊपर जब जाएंगे आप संताप मंडल में 15 से 50 तक। ठीक है, तो इसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वहीं जब आप 50 से 85 तक जाएंगे, ठीक है, 85 तक इसमें लगभग समाप्त होने की स्थिति आ जाती है, लेकिन 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है? सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। किस कंपनी का तीनों शहरों हीरापुर, कुट्टली और बर्नपुर में विस्तार है? ये आपकी इसको है। ठीक है, इसको का विस्तार हीरापुर में भी है, कुट्टली में भी है और बर्नपुर में भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन रेखा या जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं वो कहाँ से गुजरती है? ठीक, इसमें सही ऑप्शन है आपका घाना। ठीक है, घाना क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। वहीं आपका बेनिन जो है, ठीक है, बेनिन 1 डिग्री पूर्व से 3 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। लाइबेरिया आपका है। ठीक है, लाइबेरिया कहाँ स्थित है? तो ये 7 डिग्री वेस्ट से 11 डिग्री वेस्ट के मध्य स्थित है। वही टोंगो आपका है, तो ये 0.5 डिग्री ईस्ट से 1.5 डिग्री ईस्ट के मध्य स्थित है। ठीक, तो सही आंसर आपका क्या हुआ? घाना। घाना कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर पर ही स्थित है, तो घाना से ही प्राइम मेरिडियन रेखा गुजर रही है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका है मालवीय प्रक्षेप। इसे अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। दूसरी चीज मर्केटर प्रक्षेप क्या है? तो ये एक प्रकार का बेलनाकार प्रक्षेप है। ठीक है,
बोन प्रक्षेप क्या है? एक छद्म शंकु प्रक्षेप है। और सिनुसाइडल क्या है? ये क्या है? मर्केटर समान क्षेत्र प्रक्षेप है। ये भी क्या है? एक प्रकार का मर्केटर प्रक्षेप ही है, लेकिन ये क्या है? समान क्षेत्र प्रक्षेप है। ठीक है, ये आपका रहा पूरा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का साल पेपर। ठीक है, 2018 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का साल पेपर रहा। ठीक है, इसको हमने 4 खंडों में बांट कर देखा है। ठीक, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के साथ।